झबरा आदमी का परिवर्तन। उन्होंने पाया कि शहर के सभी घर छोटे और चौकोर थे और ईंटों से बने थे। अंदर और बाहर से साफ सुथरे ढंग से सफेदी की गई थी। घर कतारों में नहीं बने थे जो नियमित सड़कें बनाते थे, बल्कि यहाँ वहाँ बेतरतीब ढंग से रखे गए थे, जिससे किसी अजनबी के लिए अपना रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता था। मूर्ख लोगों के शहरों में सड़कें और गिने हुए घर होने चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें कहाँ जाना है। भूरे गधे ने आगंतुकों के सामने अपने पिछले पैरों पर चलते हुए अजीब लेकिन हास्यास्पद तरीके से कहा, लेकिन चतुर गधे ऐसे बेतुके निशानों के बिना भी अपना रास्ता जानते हैं। इसके अलावा एक मिश्रित शहर सीधी सड़कों वाले शहर से कहीं अधिक सुंदर होता है। डोरोथी इससे सहमत नहीं थी, लेकिन उसने इसका खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने एक घर पर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था मैडम डी फेके हूफिस्ट, और उसने उनके कंडक्टर से पूछा, कृपया बताएं, हूफिस्ट क्या है? भूरे गधे ने उत्तर दिया, वह जो आपके खुरों से आपका भाग्य पड़ता है। ओह, मैं समझ गई, छोटी लड़की ने कहा। आप यहाँ काफी सभ्य हैं। उन्होंने उत्तर दिया, डनकिटन विश्व की सबसे ऊंची सभ्यता का केंद्र है। वे एक घर के पास पहुंचे जहां दो युवा गधे दीवार पर सफेदी कर रहे थे और डोरोथी उन्हें देखने के लिए एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने अपनी पूंछ के सिरे, जो पेंट ब्रश की तरह थे, सफेदी की एक बाल्टी में डुबोए घर के पीछे खड़े हो गए और अपनी पूंछ को दाएं और बाएं हिलाते रहे जब तक कि सफेदी दीवार पर रगड़ नहीं गई, जिसके बाद उन्होंने इन मज़ेदार ब्रशों को फिर से बाल्टी में डुबोया और प्रदर्शन दोहराया। ये तो मज़ेदार होगा, बटन ब्राइट ने कहा। नहीं, ये काम है, बूढ़े गधे ने उत्तर दिया, लेकिन हम अपने बच्चों से सारा सफेदी का काम करवाते हैं ताकि वे कोई शरारत न कर सकें। क्या वे स्कूल नहीं जाते? डोरोथी ने पूछा। सभी गधे बुद्धिमान पैदा होते हैं, जवाब मिला, इसलिए हमें केवल अनुभव के स्कूल की आवश्यकता है। किताबें केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, और इसलिए उन्हें अन्य लोगों से चीजें सीखने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वो उतना ही अधिक जानता है, झबरा आदमी ने टिप्पणी की। भूरे गधे ने इस भाषण पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अभी अभी एक घर के सामने रुका था, जिसके द्वार पर एक जोड़ी खुरों की पेंटिंग थी, जिनके बीच में एक गधे की पूंछ थी और ऊपर एक असभ्य मुकुट और राजदंड था। मैं देखूंगा कि महामहिम राजा के ब्रे घर पर हैं या नहीं, उसने कहा। उसने अपना सिर उठाया और चौंका देने वाली आवाज में 3 बार वी हाउ, वी हाउ, वी हाउ कहा, पीछे मुड़ा और दरवाजे के पैनल पर अपनी एड़ियों से लात मारी। कुछ समय तक कोई जवाब नहीं आया, फिर दरवाज़ा इतना खुला कि एक गधे का सिर बाहर निकलकर उन्हें देखने लगा। यह एक सफ़ेद सिर था, जिसके बड़े, भयानक कान और गोल, गंभीर आंखें थीं। क्या लोमड़ी चली गईं? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। भूरे बालों वाले ने उत्तर दिया, महान महाराज, वे यहाँ नहीं आए हैं। नए आगमन वाले लोग विशिष्ट यात्री साबित होते हैं। ओह, राजा ने राहत भरी आवाज में कहा, उन्हें अंदर आने दो। उसने दरवाज़ा पूरा खोला और पार्टी एक बड़े कमरे में चली गई, जो डोरोथी को लगा कि राजा के महल जैसा नहीं है। फर्श पर बुनी हुई घास की चटाई बिछी हुई थी और जगह साफ सुथरी थी, लेकिन महामहिम के पास कोई और फर्नीचर नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो कमरे के बीच में बैठ गया और एक छोटा भूरा गधा दौड़कर आया और एक बड़ा सोने का मुकुट लाया जिसे उसने राजा के सिर पर रख दिया, और एक सोने की छड़ी जिसके सिरे पर एक रत्न जड़ित गेंद थी, जिसे राजा ने अपने अगले खुरों के बीच पकड़ लिया और सीधा बैठ गया। तो अब, महामहिम ने अपने लंबे कानों को धीरे से इधर उधर हिलाते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? उसने बटन ब्राइट को काफी तेजी से देखा, मानो छोटे लड़के के अजीबोगरीब सिर से डर रहा हो। हालांकि यह झबरा आदमी ही था जिसने जवाब देने का बीड़ा उठाया था। डनकीटन के सबसे महान और सर्वोच्च शासक, उन्होंने गंभीर राजा के चेहरे पर हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हम आपके राज्य से होकर यात्रा करने वाले अजनबी हैं और आपके शानदार शहर में इसलिए आए हैं क्योंकि सड़क इसी से होकर जाती है और वहां से होकर जाने का कोई रास्ता नहीं है।
हम बस इतना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे चतुर राजा महामहिम को अपना सम्मान दें, मुझे यकीन है, और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। राजा को यह विनम्र भाषण बहुत पसंद आया। वास्तव में यह उसे इतना पसंद आया कि यह उस झबरा आदमी के लिए एक अशुभ भाषण साबित हुआ। शायद प्रेम चुंबक ने महामहिम का स्नेह जीतने के साथ साथ चापलूसी में भी मदद की, लेकिन जो भी हो, सफ़ेद गधे ने वक्ता की ओर दयालुता से देखा और कहा, केवल एक गधा ही ऐसे बड़े शब्दों का प्रयोग कर सकता है, और तुम सभी तरह से बहुत बुद्धिमान और प्रशंसनीय हो, एक साधारण मनुष्य होने से कहीं अधिक। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपने पसंदीदा लोगों से करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्ति के भीतर सबसे बड़ा उपहार दूंगा, एक गधे का सिर। बोलते समय उसने अपनी रत्न जड़ित छड़ी को हिलाया। हालांकि झबरा आदमी चिल्लाया और पीछे की ओर छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ये कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक उसका अपना सिर गायब हो गया और उसकी जगह गधे का सिर दिखाई दिया, एक भूरा झबरा सिर, इतना बेतुका और मजाकिया कि डोरोथी और पोली दोनों हंसने लगी, और यहाँ तक कि बटन ब्राइट के लोमड़ी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हे भगवान, हे भगवान! झबरा आदमी चिल्लाया, अपने झबरा नए सिर और अपने लंबे कानों को महसूस करते हुए। क्या दुर्भाग्य है, क्या महान दुर्भाग्य है! मुझे मेरा सिर वापस दे दो, मूर्ख राजा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? राजा ने आश्चर्य से पूछा। ये हाँ, मुझे इससे नफरत है, इसे जल्दी से हटाओ, झबरा आदमी ने कहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, जवाब मिला। मेरा जादू सिर्फ एक ही तरह से काम करता है। मैं चीजें कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें बदल नहीं सकता। आपको अपना सिर वापस पाने के लिए सत्य तालाब ढूंढना होगा और उसके पानी में नहाना होगा। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि ऐसा न करें। ये सिर पुराने सिर से कहीं ज्यादा सुंदर है। ये स्वाद का मामला है, डोरोथी ने कहा। सत्य तालाब कहाँ है? झबरा आदमी ने गंभीरता से पूछा। जवाब मिला, उस देश में कहीं, लेकिन मैं इसका सटीक स्थान नहीं बता सकता। चिंता मत करो, शैगी मैन, डोरोथी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसके दोस्त ने अपने नए कान बहुत ही हास्यास्पद तरीके से हिलाए थे। अगर सत्य का तालाब ऑस्ट्रेलिया में है तो हम वहां पहुंचने पर उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। ओह, क्या आप उसकी भूमि पर जा रहे हैं? राजा केकेब्रे ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया, लेकिन हमें बताया गया है कि हम कैंसस की अपेक्षा उसकी भूमि के अधिक निकट हैं, और यदि ऐसा है तो मेरे लिए घर पहुंचने का सबसे तेज तरीका ओज़मा को ढूंढना है। हाँ, क्या आप शक्तिशाली राजकुमारी ओज़मा को जानते हैं? राजा ने पूछा, उसका स्वर आश्चर्य और उत्सुकता से भरा था। बेशक मैं करती हूँ, वो मेरी दोस्त है, डोरोथी ने कहा। तो शायद आप मुझ पर एक एहसान करेंगे, सफ़ेद गधे ने बहुत उत्साहित होकर कहा। यह क्या है? उसने पूछा। शायद आप मुझे राजकुमारी ओज़मा के जन्मदिन समारोह का निमंत्रण दे सकें, जो परीलोक में आयोजित अब तक का सबसे भव्य शाही समारोह होगा। मुझे जाना अच्छा लगेगा। ये हाँ, मुझे ये भयानक सिर देने के लिए तुम पुरस्कार के बजाय सजा के हकदार हो, झबरा आदमी ने दुखी होकर कहा। काश तुम इतना ही हाँ नहीं कहते, पॉलीक्रोम ने उससे विनती की, इससे मेरी पीठ में ठंडक दौड़ जाती है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे प्यारे, मेरा गधा सिर लगातार चीखना चाहता है, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हारा लोमड़ी का सिर हर मिनट चीखना नहीं चाहता? उसने बटन ब्राइट से पूछा। पता नहीं, लड़के ने कहा, अभी भी झबरा आदमी के कानों को घूरते हुए। ऐसा लग रहा था कि ये उसे बहुत दिलचस्प लग रहे थे, और ये दृश्य उसे अपने लोमड़ी के सिर को भी भूला देता था, जो एक सुकून देने वाली बात थी। तुम क्या सोचती हो, पोली? क्या मैं गधे के राजा को ओज़मा की पार्टी का निमंत्रण देने का वादा करूं? रेनबो की बेटी डोरोथी ने पूछा, जो कमरे में सूरज की किरण की तरह इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकती थी। जैसा तुम चाहो वैसा करो, प्रिय, पॉलीक्रोम ने उत्तर दिया। वह राजकुमारी के मेहमानों का मनोरंजन करने में मदद कर सकता है। तो फिर, यदि आप हमें आज रात का भोजन और सोने के लिए जगह दे दें, और हम कल सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर दें,
डोरोथी ने राजा से कहा, यदि मैं ओस पहुंच जाऊंगी तो मैं ओज़मा से कहूंगी कि वह आपको आमंत्रित करे। अच्छा, ये हाँ, बहुत बढ़िया, किकेब्रे ने बहुत प्रसन्न होकर कहा। आप सभी को बढ़िया भोजन और बढ़िया बिस्तर मिलेगा। आप क्या खाना पसंद करेंगे, चोकर वाला मैश या छिलके सहित पका हुआ जई? दोनों में से कोई नहीं, डोरोथी ने तुरंत उत्तर दिया। शायद सादा घास या कुछ मीठी रसदार घास आपके लिए बेहतर रहेगी, किकेब्रे ने सोचते हुए सुझाव दिया। क्या तुम्हें बस इतना ही खाना है? लड़की ने पूछा। आप और क्या चाहते हैं? देखिए, हम गधे नहीं हैं, उसने समझाया, और इसलिए हम दूसरे भोजन के आदी हैं। फॉक्सविले में लोमड़ियों ने हमें बढ़िया खाना खिलाया। हमें कुछ ओस की बूंदें और धुंध के केक चाहिए, पॉलीक्रोम ने कहा। मैं सेब और हैम सैंडविच पसंद करूंगा, झबरा आदमी ने कहा, क्योंकि हालांकि मेरा सिर गधे जैसा है, फिर भी मेरा अपना एक अलग पेट है। मुझे पाई चाहिए, बटन ब्राइट ने कहा। डोरोथी ने कहा, मुझे लगता है कि बीफस्टेक और चॉकलेट लेयर केक का स्वाद सबसे अच्छा होगा। ये हाँ, मैं घोषणा करता हूँ, राजा ने कहा। ऐसा लगता है कि आप में से हर कोई अलग अलग भोजन चाहता है। गधे को छोड़कर सभी जीवित प्राणी कितने विचित्र हैं, और तुम्हारे जैसे गधे सबसे अजीब हैं, पॉलीक्रोम ने हंसते हुए कहा। ठीक है, राजा ने निर्णय लिया, मुझे लगता है कि मेरी जादुई छड़ी से वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसकी तुम्हें चाहत है। यदि तुम्हें अच्छे स्वाद की कमी है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसके साथ ही उसने अपने कर्मचारियों को रत्नजड़ित गेंद के साथ लहराया, और उनके सामने तुरंत एक चाय की मेज दिखाई दी, जिस पर लिनन और सुंदर व्यंजन रखे हुए थे, और मेज पर वही सब चीजें थीं जो हर किसी ने चाही थीं। डोरोथी का बीफस्टेक बहुत गरम था, और झबरा आदमी के सेब मोटे और गुलाबी गालों वाले थे। राजा ने कुर्सियां उपलब्ध कराने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए वे सभी मेज के चारों ओर अपनी जगह पर खड़े हो गए और भूख के कारण अच्छी तरह से खाना खाया। रेनबो की बेटी ने एक क्रिस्टल प्लेट पर 3 छोटी ओस की बूंदें पाईं, और बटन ब्राइट के पास सेब पाई का एक बड़ा टुकड़ा था, जिसे उसने उत्सुकता से खाया। बाद में राजा ने भूरे गधे को बुलाया, जो उसका पसंदीदा नौकर था, और उसे अपने मेहमानों को खाली घर में ले जाने का आदेश दिया, जहां उन्हें रात बितानी थी। इसमें केवल एक कमरा था और साफ पुआल के बिस्तर और बुनी हुई घास की कुछ चटाइयों के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था, लेकिन हमारे यात्री इन साधारण चीजों से संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह गधे राजा द्वारा उन्हें दी जाने वाली सबसे अच्छी चीज थी। जैसे ही अंधेरा हुआ वे चटाइयों पर लेट गए और सुबह तक आराम से सो गए। भोर होते ही पूरे शहर में भयंकर शोर मच गया। हर गधा रेंकने लगा। जब उसने ये सुना तो झबरा आदमी जाग गया और उसने जितनी जोर से हो सका, ही हाँ, चिल्लाया। बंद करो, बटन ब्राइट ने क्रोधित स्वर में कहा। डोरोथी और पोली दोनों ने झबरा आदमी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे प्यारे, उसने कहा, जैसे कि उसे अपनी चीख पर शर्मा रही हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा दोबारा न करूं। बेशक उन्होंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसकी जेब में अभी भी प्रेम चुंबक था, इसलिए उन सभी को उससे पहले की तरह ही प्रेम करना था। उन्होंने राजा को फिर नहीं देखा, लेकिन किकेब्रे ने उन्हें याद रखा, क्योंकि उनके कमरे में एक मेज फिर से दिखाई दी जिस पर पिछली रात जैसा ही भोजन रखा था। बटन ब्राइट ने कहा, नाश्ते में पाई नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपना कुछ बीफ स्टेक दूंगी, डोरोथी ने सुझाव दिया, हम सबके लिए बहुत है। ये लड़के के लिए ज्यादा उपयुक्त था, लेकिन झबरा आदमी ने कहा कि वह अपने सेब और सैंडविच से संतुष्ट था, हालांकि उसने बटन ब्राइट की पाई खाकर भोजन समाप्त किया। पोली को उसकी बूंदें और मिस्ट केक किसी भी अन्य भोजन से ज्यादा पसंद थे, इसलिए उन सभी ने एक बेहतरीन नाश्ते का आनंद लिया। टोटो ने बीफ स्टेक से बचे हुए टुकड़े खाए, और जब डोरोथी ने उसे वे टुकड़े खिलाए तो वह अपने पिछले पैरों पर अच्छी तरह से खड़ा हो गया। नाश्ता खत्म होने के बाद वे गांव से उस तरफ से गुजरे जिस तरफ से वे अंदर आए थे। भूरे रंग का नौकर गधा उन्हें बिखरे हुए घरों की भूल भुलैया से बाहर ले जा रहा था। वहां फिर से सड़क थी, जो दूर अनजान देश की ओर जा रही थी। राजा किकेब्रे कहते हैं कि आपको उनका निमंत्रण नहीं भूलना चाहिए, भूरे गधे ने कहा,
जब वे दीवार के खुले हिस्से से गुजरे। मैं ऐसा नहीं करूंगी, डोरोथी ने वादा किया। शायद किसी ने कभी भी सड़क पर चलने वाले उस समूह से ज्यादा विचित्र रूप से मिश्रित समूह को नहीं देखा होगा, जो सुंदर हरे भरे खेतों और पंखदार मिर्च के पेड़ों और सुगंधित मिमोसा के बागों से गुजर रहा था। पॉलीक्रोम, उसके सुंदर पतले वस्त्र इंद्रधनुषी बादल की तरह उसके चारों ओर तैर रहे थे। सबसे पहले आगे बढ़ी, आगे पीछे नाचती हुई और कभी जंगली फूल तोड़ने के लिए इधर उधर दौड़ती हुई या फिर किसी भरिंग को रास्ते पर रेंगते हुए देखने के लिए। टोटो कभी कभी उसके पीछे दौड़ता हुआ आता था, खुशी से भौंकता हुआ, लेकिन फिर से शांत हो जाता था और डोरोथी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता था। छोटी कैंसस लड़की बटन ब्राइट का हाथ अपने हाथ में थामे हुए चल रही थी, और नाविक की टोपी से अपने लोमड़ी के सिर को ढके हुए छोटा लड़का एक अजीब सा रूप दिखा रहा था। शायद सबसे अजीब वह झबरा आदमी था, जिसका सिर गधे जैसा था, जो अपनी बड़ी जेबों में हाथ डाले हुए पीछे पीछे चल रहा था। पार्टी में कोई भी वास्तव में दुखी नहीं था। सभी एक अनजान भूमि में भटक रहे थे और कमोबेश झुंझलाहट और असुविधा का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे एक परी देश में एक परी जैसा रोमांच कर रहे थे, और वे ये जानने में बहुत रुचि रखते थे कि आगे क्या होगा।